बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी हेतु 150 प्रश्नों का मॉडल सेट लेकर के मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ। तो आज के इस क्लास में टोटल 150 प्रश्न, जिसमें 75 प्रश्न आपके जीएस से होंगे, 75 प्रश्न डीएलएड से होंगे और सभी प्रश्न टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, सभी सवालों को देखते चलिएगा। फटाफट से सवालों की ओर बढ़ेंगे। और सिलेबस की जहाँ तक बात है तो ये सामान्य दिन का सिलेबस है, इसे आप लोगों ने देखा ही है। स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे सवालों की ओर फटाफट से। पहला सवाल आपके सामने है, आग को बुझाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? दाह्य पदार्थ को हटा लेना चाहिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए, दाह्य पदार्थ के ज्वलन ताप को बढ़ा देना चाहिए, दाह्य पदार्थ के ज्वलन ताप को घटा देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, दाह्य पदार्थ को हटा लेना चाहिए, ये आग बुझाने के लिए करना चाहिए। जब हम दाह्य पदार्थ को हटा लेंगे तो आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए, ये भी आग बुझाने के लिए करनी चाहिए, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। दाह्य पदार्थ के ज्वलन ताप को बढ़ा देना चाहिए, तो जब हम ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे उस स्थिति में भी आग बुझ जाएगी, बुझने की संभावना होगी। और चौथा है कि दाह्य पदार्थ के ज्वलन ताप को घटा देंगे तो वैसे स्थिति में आग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बुझेगी नहीं। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इनमें से किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम है? तो बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सबसे पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो सबसे पहला पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से केमिकल चीज़ों से बना हुआ रेशा है नायलॉन, ठीक है। और अल्प रूप से यानी कि थोड़ा बहुत संश्लेषित रेशा, जो सबसे पहले संश्लेषित रेशा बनाया गया था वो था रेयॉन। लेकिन इसमें जो कुछ मटेरियल का यूज होता है वो प्रकृति से ली जाती है, ठीक है। लेकिन नायलॉन में प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाता है, ये पूरी तरह से केमिकल बेस्ड रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घटना घर्षण के कारण संभव हो पाती है? फल का पेड़ से नीचे गिरना, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। वस्तु का द्रव की सतह पर तैरना, ये उत्प्लावन बल के कारण होता है। हमारा पृथ्वी पर चलना, सही है, ये घर्षण के कारण संभव हो पाता है। उल्का पिंडों का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाना, ये भी घर्षण के कारण संभव होता है ना। वायु से घर्षण के कारण ही उल्का पिंड जल जाते हैं। तो ये दो आंसर हमारा यहाँ पे सही है। तो हम पांचवा ऑप्शन को चुनेंगे कि इनमें से एक से अधिक, ठीक है। 3 और 4 दोनों ही ऑप्शन हमारा सही है। चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है, उजला हो जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए अगला सवाल लेंगे, जीवाश्म ईंधन युग्म कौन है? तो जीवाश्म ईंधन अर्थात तो वैसे ईंधन जो जीवों के अवशेष से बने हैं। तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन युग्म है। चलिए अगला सवाल लेंगे, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये तो हो गया आंसर हमारा। अगला प्रश्न है, आँखों के रंग का निर्धारण करने वाला अंग कौन सा है? पुतली, लेंस, परितारिका, रेटिना। तो इसमें सही ऑप्शन है परितारिका। परितारिका ही आँखों के रंग का निर्धारण करती है। परितारिका आँख का वह भाग है जिससे आँख का रंग निर्धारित होता है। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करने एवं नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित भी करती है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शंस देने की जरूरत ही नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सभी को पता है, काफ़ी आसान सा सवाल है ये। अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जीव ही भाग लेते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सही है।
नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोने पर लिटमस पत्र लाल हो जाता है, तो विलयन की प्रकृति क्या है? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय। अगर नीला लिटमस लाल हो जाता है तो वो अम्लीय होगा, अगर लाल लिटमस नीला हो जाता है तो वो क्षारीय होगा। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन एक अक्रिय गैस है? अक्रिय गैसों की संख्या अभी तक 6 ज्ञात है ना? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इन 6 में से कौन सा ऑप्शन है? दूसरा है, जेनॉन। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? जठर रस अर्थात हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला वह रस, वह पाचक एंजाइम जो हमारे भोजन पे क्रिया करके उसको पचाना प्रारंभ करता है। तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होता है, म्यूकस भी मौजूद होता है, पेप्सिनोजन भी मौजूद होता है, लेकिन पित्त मौजूद नहीं होता है। क्योंकि पित्त कहाँ से आता है? वो पित्ताशय से आता है, यकृत उसको प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त को थक्का बनाने का काम किसका है? फाइब्रोनोजिन का है। फाइब्रिनोजिन, ठीक है। और ये विटामिन के में भी पाया जाता है। विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का बनने में परेशानी होती है। अगला सवाल है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के भाग से भी सवाल आ सकते हैं बायोलॉजी में। तो पुष्प के नर भाग एवं मादा भाग में आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो पुमंग यहाँ पे सही आंसर होगा। पुमंग जिसमें पुंकेसर पाया जाता है, जिससे परागकण झरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुमंग हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखना, रक्ताभ मतलब लाल दिखना, किस घटना के कारण होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, क्योंकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? K2, कॉमेट, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है, बाकी सभी भारत में स्थित चोटियां हैं। अगला सवाल है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यह पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र में नासिक जिले से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। लद्दाख के ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला एक प्रमुख जीव कौन सा है? याक है, ठीक है, याक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया? तो सबसे पहले प्रतीक चिन्ह का विकास कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हुआ। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, और ये हुआ 1946 ईस्वी में। इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना वैसे फैक्ट्री को कहते हैं जहाँ पे पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन होता है और उसे शुद्ध करके पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, नैफ्थलीन, मोम, बिटुमिन इत्यादि पदार्थ निकाले जाते हैं। तो प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ था? डिगबोई, असम में। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये 1901 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कितना है? तो भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। मुंबई से थाने के बीच सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो बिहार के हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित है। पहला ऑप्शन सही है।
पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो जब पर्वतीय छायाकरण किया जाता है तो उसमें उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। उत्तर पश्चिम हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सबसे पहले लगाया था? पूरे विश्व का चक्कर, पूरी धरती का चक्कर सबसे पहले मैगेलन ने लगाया था। पहला ऑप्शन हमारा सही है। फ्रांस की सामाजिक स्थिति में प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो सामाजिक स्थिति में अधिकांश जगहों पे वही स्थिति थी जो हमारे भारत में थी जब राजतंत्र था। पादरी सबसे ऊपर आते थे। फ्रांस की सामाजिक स्थिति में प्रथम स्टेट में पादरी थे। नेक्स्ट, मीन कैम्प किसकी रचना है? मीन कैम्प हिटलर की रचना है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए अगला सवाल है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में चीन को छोड़ करके बाकी ये तीनों ही शामिल थे। ठीक है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये तीनों शामिल थे, चीन शामिल नहीं है। याद रखेंगे कि हिंद चीन में चीन नहीं शामिल है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? मतलब कम से कम किसी गांव की कितनी आबादी होनी चाहिए ताकि वहां पे पंचायती राज काम करे, उसे एक गांव का दर्जा दिया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर है दूसरा, 7,000। अगर 7,000 की आबादी होगी तो वहां पर एक पंचायत बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो संपूर्ण क्रांति के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण थे। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा, निश्चित रूप से दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर अशिक्षा है, जब तक अशिक्षा है तब तक हम पूरी तरह से सफल लोकतंत्र को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन को वो मनोनीत कर सकते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की थी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो देखिए, गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने, इसके प्रमुख जो नेता थे वो सोहन सिंह भाखना थे। यहाँ पे चौथे ऑप्शन में सोहन सिंह भाखना है, लेकिन यहाँ मिसप्रिंट हो गया, 1918 हो गया, 1913 होना चाहिए। 1913 में ही गदर पार्टी की स्थापना की गई। लाला हरदयाल उपाध्यक्ष थे। ठीक है, लाला हरदयाल भी साथ में थे, करतार सिंह सराभा भी थे और सोहन सिंह भाखना, ये 3 व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और सोहन सिंह भाखना को अध्यक्ष बनाया गया था, तो इनका ही नाम आता है। ठीक है, सोहन सिंह भाखना। यहाँ पे लाला हरदयाल 1913, ये गलत है आंसर, ये सही होगा चौथा ऑप्शन सोहन सिंह भाखना, और यहाँ पे 1913 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सीमांत गांधी किनका उपनाम है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है। गांधी जी ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किस वर्ष निर्वाचित हुए? तो गांधी जी ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष 1919 में निर्वाचित हुए थे। ठीक है, 1919 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ किला के लिए फरमान प्रदान की थी? तो इसका सही ऑप्शन है अवध के शाह ने। ठीक है, अवध के शाह ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो बहुत ही आसान सा सवाल ये भी है, कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना में
बाल गंगाधर तिलक का योगदान था, एनी बेसेंट का भी योगदान था, एस सुब्रमण्यम अय्यर का भी योगदान था, लेकिन टी.एस. ऑलकॉट का योगदान नहीं था। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर क्रांति का सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामगाटामारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी। इसका देखिए सबसे प्रमुख जो महत्वपूर्ण कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ठीक है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका सही आंसर होगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी, याद रखेंगे इसे। अगला सवाल है कि जुलाई 2022 में नई दिल्ली में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा तो निश्चित रूप से भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे देखेंगे नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने 30 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार प्रदान किए, जिसे 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च किया गया था। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार एक डैश कवि द्वारा जीता गया था? तमिल, मलयालम, तेलुगु, मराठी। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, मलयालम कवि के द्वारा जीता गया था। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था अक्किथम अच्युतन नंबूथिरी। इनको प्रदान किया गया। ये 92 वर्षीय लेखक, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। औरंग राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य को प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक IUCN WCPA अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ। ये बताना है कि ये कहाँ स्थित है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार कौशिक राजशेखर ने जीता है। ये कौशिक राजशेखर कौन है? तो देखिए ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर। इन्होंने वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार रूस में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दिया मिर्जा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी को 2022 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है, सबसे पसंदीदा कार्यस्थल, मोस्ट फेवरेबल वर्क प्लेस। तो इसका सही आंसर है NTPC लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है? और ये बिहार से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबर डैम की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई। फल्गु नदी में बरसात के समय पानी रहता था, बाकी हमेशा नदी सूखी हुई रहती थी। तो फल्गु नदी में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबर डैम लगाया गया है और इसका नाम गया जी डैम रखा गया है। बिहार के गया जिले में फल्गु नदी के ऊपर देश का सबसे बड़ा रबर बांध निर्मित किया गया है। इस डैम का नाम भी गया जी रखा गया है।
हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका सही आंसर प्रणव आनंद है। ये 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये प्रणव आनंद की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में G20 का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो G20 का अध्यक्ष देश भारत बना है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अब यहाँ से हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन शुरू हो जाता है। 4 + 0.02 + 8 डिवाइड बाई 0.2 + 8 × 0.02 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले भाग की क्रिया होती है, तो भाग की क्रिया हम लोग कर देंगे 8 × 10/2 हो जाएगा, चूँकि 2/10 जब हम दशमलव हटाएंगे तो 2/10 हो जाएगा। इसको भिन्न के गुना में बदलेंगे तो 10/2 हो जाएगा। तो 2 चौके 8, 4 दूनी 40, यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/100 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16/100, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.16 आ जाएगी। और इसके बाद इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 0.02 + 40 + 0.16, 40 और 4 44 हो गया। 44 में 0.2 और 0.16 से जोड़ दिया जाए तो 0.18 हो जाएगा। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 44.18, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √10 × √15 इक्वल टू क्या होगा? तो √150 हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 75 दूना 150 हो जाएगा। 3 25 × 75, 5 × 5 25, तो 5 जो है वो बाहर निकल जाएगा और √6 बच जाएगा। तो 5 √6, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 43*96 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है? तो हम जानते हैं कि 3 से वे संख्याएं विभक्त होती हैं जिनके अंकों का योगफल भी 3 से विभाज्य होता है। तो 4 3 7, 7 और 9 16, 16 6 22, 22 प्लस स्टार। अब इस स्टार के जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं? 1 बैठाएंगे तो 23 होगा, 3 से कटेगा नहीं। 2 बैठाएंगे तो 24 हो जाएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। तो संभव मान 2 है। ठीक है, सबसे छोटा संभव मान 2 है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि 100 मिलियन किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर M कैपिटल होगा यहाँ पे, 1M = 10 लाख। तो 100 मिलियन अगर करेंगे तो 10 लाख में 100 से हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 × 10 लाख, तो चूँकि 10 लाख 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख लिखा हुआ। अब इस पर 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो और बैठ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख के बाद करोड़ और फिर 10 करोड़। तो यह 100 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 10 करोड़, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिख करके 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 4646 2929 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? तो अगर इस प्रकार से हम 2 अंकों की संख्या को 2 बार लगातार लिख करके 4 अंकों की कोई संख्या बनाते हैं तो वह 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाज्य होगी। देखिए, यदि 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिख करके 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 4646 2929, तो इस रूप की कोई भी संख्या सदैव
101 से पूर्णतः विभाजित होगी, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। अगला सवाल लेंगे, अंकों 3, 0, 8 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो 830 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या 308। इन दोनों को गुना कर देंगे। 8 को 0 से गुना करेंगे 0, 8 या 24 के 4 बाकी 2, 8 64, 64 2 66, 0 से तीनों गुना हो जाएगा 0, 3 से 0 0 हो गया, 3 3 9, 8 3 24, 0 4 6 9 6 15 के 5 बाकी 1, 25 56 40, 25 56 40 तीसरे ऑप्शन में है, सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4.1/5 और 2.3/4 के अंतर में से कितना घटाया जाए जिससे 1.1/2 प्राप्त हो। तो मान लिया कि 4.1/5 और 2.3/4 के अंतर में से x घटाया जाए तो 1.1/2 प्राप्त होगा। अभी ये क्वेश्चन बन गया, इस इक्वेशन को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 4 × 5 = 20, 20 × 1 = 21, 21/5 हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 11/4 हो गया, माइनस x = 3/2। अब यहाँ पे 4 5 का लघुत्तम 20 है ना, 5 चौके 20, 21 चौके 84, घटाओ 4 × 5 = 20, 11 × 5 = 55, 84 घटाओ 55 कितना होगा। तो 14 में से 5 घट गया 9, 7 में से 5 घट गया तो 29, तो 29/20, 29/20 माइनस x बराबर 3/2, 29/20 माइनस 3/2 बराबर x। अब यहाँ पे 20 लघुत्तम हो गया, तो 29 घटा 2 × 20, 3 × 30। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/20। चौथा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या का 2/3 अपने 1/5वें भाग से 14 अधिक है तो संख्या क्या है। तो मान लिया कि संख्या x है, अब कह रहा है कि संख्या का 2/3, ठीक है, तो 2x/3 अपने 1/5वें भाग से, अपने 1/5वें भाग से मतलब x/5 से 14 अधिक है। ये 14 ज़्यादा है तो इधर हम 14 जोड़ देंगे तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2x/3 माइनस x/5 = 14। 5 3 का लघुत्तम 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। 10x घटाओ 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 9x। तो यहाँ पे x/15, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे कह रहा था कि संख्या का 2/3 अपने 1/5वें भाग से 14 अधिक है ना। तो संख्या का 2/3 तो 2x/3 हो गया, बराबर x/5, 14 अधिक है ये तो 14 इधर जुड़ जाएगा, तो 2x/3 = इधर 1 मिनट माइनस x/5 = 14। ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, x घटाओ 5 × 3 = 15, यहाँ पे केवल 3 होगा, है ना, 9 नहीं होगा। तो 10 में से 3 घट गया, 7 बचेगा। 7x/15 = 14, तो x = 14 × 15/7, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30। तो हमारा आंसर आ जाएगा चौथा नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में है। 2-3 के अनुपात में यदि उनका लघुत्तम समावर्त्य 54 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लिया कि संख्या में अनुपात में x शामिल है तो संख्याएं हो जाएंगी 2x और 3x, 2x और 3x। उनका लघुत्तम 54 है तो 2x और 3x का जब एलसीएम निकालिएगा तो x तो कॉमन चला जाएगा, तो x × 2 × 3 =
54, तो 3 दूना 6x और 6 नमा 54, तो x की वैल्यू 9 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो हमारे पास संख्या आ गई 18 और 27, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि 9/10, 12/25 और 21/40 का महत्तम समावर्तक है। तो जब भिन्न संख्याएं दी हुई रहें और उनका महत्तम निकालने के लिए कहेगा तो अंशों का महत्तम बटे हरों का लघुत्तम, ठीक है। और अगर लघुत्तम निकालने के लिए कह दे तो अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से आसानी से बना सकते हैं। तो 9, 12 और 21 का महत्तम क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 ही वह सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित करेगी। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। 3 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर दे, तो इनका महत्तम 3 हो गया। अब 10, 25 और 40 इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा? तो 10, 25 और 40 इनका लघुत्तम 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/200 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो अगर सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो 9/5 गुने सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 25 डिग्री है, तो 25 बैठा देंगे, 32 जोड़ देंगे, 5 × 5 = 25, 9 × 5 = 45, 45 और 32 कितना हो जाएगा? 77। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 24 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और समय सेकंड में दी हुई है, तो हमें क्या करना है कि चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो 90 गुने 5/18 कर दीजिए, चाल हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, 25 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल है। 24 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो 24 गुने 25 कर दीजिए। कैसे करेंगे? 25 गुने 25 625 होता है, 1 25 माइनस कर दीजिए 600, तो 600 मीटर दूरी तय करेगी। हमारा आंसर चौथा सही है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यदि x y से 20% ज़्यादा है और y 500 से 25% कम है तो x की वैल्यू क्या है? तो देखिए y की वैल्यू दी हुई है 500 माइनस 500 का 25%, ठीक है। तो 0 0 कर दीजिए, 25 × 5 = 25 से, तो 500 में 125 घट जाएगा, कितना बचेगा? तो 500 में 125 घट जाएगा तो 375 बचेगा। ये वायु की वैल्यू आ गई और कह रहा है कि x y से 20% ज़्यादा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 375 जोड़ 375 का 20%, तो 0 0 कट गया, 2 × 5 = 10, है ना। 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, 75 और 75 150, 150 और 300 450। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 2 गुना था, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 2 गुना था, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? निश्चित रूप से उसको 50% का छूट दिया जाएगा, है ना। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से 2 गुना है। अगर अंकित विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंकित मूल्य 200 रुपये होगा, तो 200 का कितना प्रतिशत 100 होगा? निश्चित रूप से 50% होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 35 रुपये में 7 की दर से खरीदे, 35 रुपये में 7 की दर से, तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो गया? 7 × 5 = 35, 5 रुपया। और 32 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या हो गया? 4 × 8 = 32, 8 रुपया। लाभ कितना हो गया? 3 रुपया। लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो 3 गुने 100 बटे क्रय मूल्य, 20 × 5 = 100, 20 × 3 = 60, 60% का लाभ उसको हो गया। दूसरा ऑप्शन सही है। कितने समय में कोई धनराशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की तिगुनी हो जाएगी? स्वयं की तिगुनी। मान लिया कि राशि 100 रुपये है, ठीक है। मान लिया कि राशि 100 रुपये है, दर 25% दिए हुए है,
और ब्याज कितना हो जाएगा, स्वयं से तिगुनी। ठीक है, साधारण ब्याज जो है वो स्वयं की तिगुनी हो जाएगी, यानी कि कोई धनराशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की तिगुनी हो जाती है, यानी कि 300 हो जाती है, 300 रुपये हो जाती है। पहले 100 रुपये थी, 25% वार्षिक ब्याज की दर से वो 300 रुपये हो गई, तो ब्याज यहाँ पे 200 रुपये बन रहा है। कितना बन रहा है, 200 रुपये ब्याज बन रहा है। तो हमें समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना दर। 100 कट गया, 25 × 200, 8 वर्ष का टाइम लग गया। दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क 36 मीटर लंबा 28 मीटर चौड़ा है। 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क को समतल करने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आयताकार पार्क है और इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है 36 और 28। तो हम इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और चूंकि पार्क को समतल करने का काम दिया गया, तो ये क्षेत्रफल को समतल करेगा, है ना। तो हमारा जो क्षेत्रफल निकल करके आएगा उसमें 4.5 रुपये से गुना कर देंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा ये होगा कि 36 × 28 × 4.5 कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 36 × 28 कितना हो जाएगा, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 × 28, तो 8 × 6 = 48 के 8 बाकी 4, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28, 36 × 2 = 72, 8 8 2 10, 7 2 9 1 10, 1008 में 4.5 से गुना करना है। ठीक है, तो 1008 में 4 से गुना कर देते हैं। तो 4 से गुना करने पर कितना आएगा, 8 × 4 = 32, 4032 और 50 पैसा। 1008 50 पैसा कितने रुपये हो जाएगा, 504 रुपये हो जाएगा। और ये 504 हम इसको ऐड कर दें इसमें, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 5 4 4536 रुपया। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, 4536 रुपये का खर्चा पड़ेगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कर्ण 17 सेंटीमीटर एवं आधार 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 × आधार गुने ऊंचाई, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, √ कर्ण का वर्ग 17 का स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग, तो 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 8 का 8 × 8 = 64, 289 में से 64 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 225। 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15। तो हमारे पास निकल करके आ गया ऊंचाई 15। अब 1/2 × आधार 8, ऊंचाई 15, 2 चौके 8 कट गया, 15 चौका 60। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में रन औसत 23 है, वह 21वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका रन औसत 25 हो जाए। ठीक है, तो 25 × 21 कर दीजिए, ये टोटल रन उसका हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 23 × 20। ठीक है, तो 25 × 21 कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 और 25 एक जोड़ देंगे तो 550, सॉरी 525 होगा ना, 525 माइनस 23 दूना 46, 460। तो अब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 12 में से 6 घट गया 6, 65 रन और वो बनाएगा तो उसका रन औसत 25 हो जाएगा। चलिए, मैथ का आखिरी सवाल आ गया। दो संख्याओं के बीच 2 3 का अनुपात है, यदि उनके वर्गों का योग 117 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया कि अनुपात में x शामिल है, तो एक संख्या 2x और दूसरी संख्या 3x हो जाएगी। कहता है कि उनके वर्गों का योग 117 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर बराबर 117। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9x स्क्वायर बराबर 117, 9 4 13, 13x स्क्वायर बराबर 117। तो x स्क्वायर बराबर 117/13, 13 × 17 से
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √9 यानी कि 3। तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, 2x यानी कि 3 दूना 6, 3x यानी कि 3 तिया 9। यहाँ पे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 6, बड़ी संख्या 9। तो 6 कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि जीएस सेक्शन का 75 सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेक्शन में। तो आइए, डीएलएड सेक्शन का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। मोरलैंड और लेविन के समाजीकरण की प्रक्रिया के 5 चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए, डीएलएड सेक्शन के ऊपर हमारे कंप्लीट क्लासेस आए हुए हैं। 8 यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही जितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये सारे क्लासेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है प्ले लिस्ट का, वहाँ आपको मिल जाएगा। और इसका डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो उससे भी आप परचेज करना चाहते हैं तो उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। तो मोरलैंड और लेविन के समाजीकरण की प्रक्रिया के 5 चरण हैं। और ये 5 चरण क्या है, आप इसको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान में इस प्रकार से रखेंगे। पहला चरण होता है अन्वेषण का, ठीक है। पहला चरण अन्वेषण का है, कोई भी चीज़ का अन्वेषण होता है, फिर उसको समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत लाया जाता है, ठीक है। और फिर उसका अनुरक्षण होता है, लंबे समय तक उस चीज़ को लेकर के लोग चलते हैं। फिर उसका पुनः समाजीकरण होता है और फिर उसका अनुस्मरण होता है। तो इस प्रकार से 5 चरणों में समाजीकरण की प्रक्रिया को बताया है मोरलैंड और लेविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि प्रत्येक समाज में अपने विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है, ठीक है, यह किसका मत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दुर्खिम का ये मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन समाजीकरण का द्वितीयक कारक नहीं है। तो देखिए, समाजीकरण के 2 प्रमुख कारक होते हैं, एक प्राथमिक कारक होता है और दूसरा द्वितीयक कारक होता है। प्राथमिक कारक में बच्चा सबसे पहले जिसके संपर्क में आता है वो प्राथमिक कारक के अंतर्गत होता है। इसमें आपका परिवार आ जाता है, ठीक है। इसके बाद मित्र मंडली आ जाती है, ठीक है। इसके संपर्क में बच्चा सबसे पहले आता है। तो ये प्राथमिक समाजीकरण के कारक होते हैं। वहीं जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़े होने के बाद जब वो समुदाय में जाता है, पास पड़ोस में जाता है, विद्यालय के अंदर जाता है, विभिन्न सांस्कृतिक समारोहों में जाता है, तो वो सब द्वितीयक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या कहता है कि कौन समाजीकरण का द्वितीयक कारक नहीं है। तो परिवार सही होगा, क्योंकि परिवार क्या है, परिवार प्राथमिक कारक है, परिवार प्राथमिक कारक है। चलिए अगला सवाल लेंगे। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इसका डिटेल क्लास आप हमारे डीएलएड सेक्शन में जा करके दूसरा क्लास में आप देखिएगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से क्लास आया हुआ है, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिटेल से बताया गया है कि सबसे पहले बेंजामिन एस ब्लूम ने ज्ञान के 3 प्रकार बताए, ठीक है, 3 डोमेन बताए इन्होंने। कौन कौन सा, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ये 3 डोमेन है और इसको 3H फॉर्मूला से याद रखते हैं। 3H फॉर्मूला, फर्स्ट H इज फॉर हेड, ठीक है, हेड, कॉग्निटिव, जो हमारा संज्ञान है, जो हमारी समझ है, हमारे मस्तिष्क के विकास है। दूसरा है अफेक्टिव, और इसका H का मतलब है हार्ट, ठीक है, इसको भावात्मक कहते हैं, हमारे भाव हमारे हृदय से जुड़े होते हैं। और तीसरा H है हैंड, साइकोमोटर, ठीक है, मनोगत्यात्मक इसको कहा जाता है, जिसमें हम विभिन्न वस्तुओं को पकड़ने के लिए और इसमें मुख्य रूप से स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल आते हैं साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत।
तो ये बेंजामिन एस ब्लूम का टैक्सोनॉमी है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी का जनरली मतलब होता है क्लासिफिकेशन। इस वर्ड को एडवांस कर दिया गया और टैक्सोनॉमी बना दिया गया। जनरल इसका वर्ड मीनिंग है क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र में शामिल कौन सा नहीं है? तो जब देखिए प्रत्येक तीन तो इनका मेन हो गया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। इन तीन के अंदर इन्होंने अलग अलग प्रकार बताए। जैसे कॉग्निटिव डोमेन के इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है, उसमें 6 चरण है। तो वो 6 चरण कौन कौन से हैं? फिर आपको अफेक्टिव डोमेन में 5 चरण है, साइकोमोटर में 5 चरण है। तो ये सारा कुछ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाले क्लास में डिटेल से बताया गया। यहाँ पे सवाल है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखिए परिशुद्धता और संगठन ये 2 शामिल नहीं है, बाकी बोध और विश्लेषण ये दोनों शामिल हैं। तो यहाँ पे हमारा 5वां ऑप्शन सही होगा। ऐसी स्थिति में 5वां ऑप्शन सही होगा जब 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं या 2 ऑप्शन गलत हो रहे हैं। तो 2 ऑप्शन गलत नहीं, जब सही होगा या फिर एक भी ऑप्शन सही नहीं होगा तब हम 5वां ऑप्शन चुनेंगे। 5वां ऑप्शन उस स्थिति में चुनेंगे जब हमारा एक से अधिक ऑप्शन सही हो रहा है या एक भी, चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, तब हम 5वां ऑप्शन चुनते हैं। तो यहाँ पे परिशुद्धता और संगठन ये दोनों ही ज्ञानात्मक क्षेत्र में शामिल नहीं है, जबकि परिशुद्धता जो है वो मनोचालात्मक क्षेत्र से है और संगठन भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है स्मृति स्तर, ग्रहण शक्ति स्तर, विचारशील स्तर, और ये तीनों ही शिक्षण के स्तर हैं। और इसके मुख्य प्रस्तावक कौन कौन हैं? तो देखिए ये सुमेलित ही हैं। स्मृति स्तर के प्रस्तावक हर्बर्ट हैं, ग्रहण शक्ति स्तर के प्रस्तावक मॉरिसन हैं, विचारशील स्तर के प्रस्तावक हंट हैं। तो यहाँ पे 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, पहला ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, शिक्षण के 3 स्तर हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल्स भी डाल दिया है। स्मृति स्तर यह तथ्यों को कंठस्थ और अभ्यास करने पर आधारित है। स्मृति याद रखने की क्षमता। इसके बाद ग्रहण शक्ति, इसको अवबोध स्तर भी कहते हैं, जिसमें हम तथ्यों को याद रख करके उनको समझने में सक्षम हो पाते हैं। और तीसरा है विचारशील या चिंतन स्तर, जो कि सबसे हाई लेवल का स्तर होता है। शिक्षण का उच्चतम स्तर इसको कहते हैं। यह स्मृति एवं ग्रहण शक्ति स्तर दोनों ही इसके बेस हैं। अगर हम दोनों चरण को पार कर जाते हैं उसके बाद हम इस चरण को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया? सूक्ष्म शिक्षण जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग की अवधारणा सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से आई? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आंसर में यहाँ पे मैंने डिटेल्स दे दिया है। 1961 ईस्वी में डी एलन नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए या शिक्षाविद भी इनको कह सकते हैं। इन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। शिक्षा के 4 स्तंभ किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा के 4 स्तंभ ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये निर्धारित किया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा एक सहस्रावधि की शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित करने हेतु एक आयोग का गठन किया गया था, जिसको कहा जाता है डेलर्स आयोग। इसकी जो रिपोर्ट सौंपी गई वो रिपोर्ट इस नाम से थी द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के 4 लक्ष्यों को आधार स्तंभ के रूप में बताया गया है। और ये 4 लक्ष्य क्या क्या हैं ये आप यहाँ पे देखें। लर्निंग टू नो, सबसे पहला क्या है? लर्निंग टू नो अर्थात जानने के लिए सीखना। किस लिए सीखना? तो जानने के लिए सीखना। ये हमारे संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। दूसरा है लर्निंग टू डू अर्थात कार्य के लिए सीखना, हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट हो इसके लिए हम सीखेंगे, तो ये कौशल विकास से जुड़ा हुआ है।
और तीसरा है लर्निंग टू लिव टुगेदर। शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो लिव टुगेदर, है ना, एक साथ रहने के लिए, सहजीविता के लिए, हम एक अच्छे इंसान बन सकें, अच्छे होमोसेपियंस बन सकें, इसके लिए सीखना है, इसके लिए ज्ञान प्राप्त करना है। और चौथा है लर्निंग टू बी, अपने आत्मबोध के लिए, है ना, अपने आप के अस्तित्व को समझने के लिए। तो ये आत्मिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो ये चारों ही शिक्षा के ये 4 स्तंभ यूनेस्को के द्वारा दिए गए हैं। तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था ये। अगला सवाल है कि पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? तो पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, ये सब हमारे डिटेल्स नोट्स में दिए हुए हैं। तो पाठ्यक्रम का यहाँ पे अर्थ बताना है। ऑप्शंस है, एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना, विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना या शोध प्रबंध, शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। तो यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम क्या है? ये शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना ही पाठ्यक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है। ये कथन किसका है? ऑप्शंस हैं, मारिया मोंटेसरी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जे कृष्णमूर्ति, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से देख। तो ये कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है, महात्मा गांधी का है। उन्होंने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा देते हुए इस कथन को कहा था। पुस्तक दिवा स्वप्न में किस प्रकार की शिक्षा की परिकल्पना की गई है? दिवा स्वप्न आप सभी लोगों ने इसे पढ़ा होगा। दिवा स्वप्न गिजू भाई बधेका की बहुत ही सुप्रसिद्ध पुस्तक है। गिजू भाई बधेका इसके लेखक हैं। इन्होंने इस पुस्तक में एक ऐसे टीचर का वर्णन किया है, और उस टीचर का नाम लक्ष्मी शंकर है। वो विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है, और वो विद्यालय में पढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करता है? तो वो जो है गतिविधि आधारित, है ना, मुख्य रूप से उसका क्या है, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण उसका मुख्य फोकस है पढ़ाने का। वो टीचिंग स्टाइल उसका है कि वो विभिन्न तरह के एक्टिविटी के माध्यम से, सबसे पहले तो वो बहुत सारे कहानी सुनाता है। कहानी सुना करके वो बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, और बच्चे जब उसकी बात को सुनने लग जाते हैं तब वो खेल खेल में विभिन्न प्रकार की गतिविधि के माध्यम से उसे अलग अलग विषयों की शिक्षा प्रदान कर देता है, और बच्चे खेलते हंसते हुए सारी चीज़ सीख जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है तीसरा सही, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कंप्यूटर की भाषा क्या है? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? डिजिटल, पाइथन, HTML, बाइनरी। तो देखिए कंप्यूटर की भाषा है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है कि कंप्यूटर केवल 2 ही अंकों को समझता है, एक 0 है और एक 1 है। 0 और 1 इन्हीं दोनों को समझता है, इसके अलावा कुछ नहीं समझता है। जब हम इनपुट डालते हैं तो वह हमारे डाले गए इनपुट को पहले 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद फिर 0 1 से कन्वर्ट करने के बाद फिर आउटपुट करके वही डालता है जो हमने इनपुट डाला है, वही दिखाता है। ठीक है, तो ये बहुत स्पीड में होता है। ये प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही स्पीड में होता है, सेकंड से भी कम टाइम लगता है। इसीलिए जैसे ही हम कोई भी चीज़ इंटर करते हैं कीबोर्ड में तो हमें डिस्प्ले में तुरंत दिख जाता है। तो कंप्यूटर की भाषा क्या है? बाइनरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने कब की थी? हिंद स्वराज महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इससे सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, और मैंने हिंद स्वराज वाले चैप्टर में बहुत सारे सवाल तैयार भी किए हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट सवाल एक मुझे ये लगा कि हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने कब की थी। आसान भी है, अगर याद है तो आसान है, नहीं याद है तो फिर कठिन है। तो इसकी रचना महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में की थी। देखिए हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसकी रचना उन्होंने 1909 ईस्वी में की थी। और गांधी जी जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, जहाज
किल्डोनन कैसल उसका नाम था। इसी जहाज पर उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, ठीक है, जिससे अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। इस पुस्तक के ऊपर बैन लगा दिया गया था। आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं। टैगोर के अनुसार पाठ्यचर्या डैश पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शंस है खेल, कार्य, पाठ्यपुस्तक, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखिए, टैगोर की जब बात आती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रकृतिवादी विचारधारा के व्यक्तित्व थे और उन्होंने अपने शिक्षण पद्धति में कार्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और मारिया मोंटेसरी से भी वे बहुत प्रभावित थे। मोंटेसरी पद्धति को भी उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेसरी के अनुसार मानसिक और शारीरिक स्थिरता वाली अवस्था कौन सी है? तो मोंटेसरी के अनुसार द्वितीय जो अवस्था है 6 से 12 वर्ष की अवस्था, वो मानसिक और शारीरिक स्थिरता वाली अवस्था होती है। मोंटेसरी के अनुसार बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो देखिए, मोंटेसरी ने कहा कि हमें गतिविधि आधारित शिक्षण तो देनी ही चाहिए और साथ ही उसमें खेल को भी शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे के विभिन्न इंद्रियों का विकास हो। मोंटेसरी पद्धति में सबसे ज़्यादा था कि इंद्रियों का विकास हो। जो हमारे इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके साथ साथ जो हमारा फाइन मोटर स्किल्स हैं और उसको स्थूल गति कौशल या सूक्ष्म गति कौशल जो हम लोग कहते हैं, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गति कौशल और ग्रॉस मोटर स्किल यानी कि स्थूल गति कौशल, तो उनका विकास हो, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था और इसीलिए उन्होंने अपने तरीके से अलग अलग चीज़ों को तैयार किया। गणित सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करके, एबेकस का निर्माण करके, गिनतारा का निर्माण करके। तो गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल आधारित शिक्षण, ये दो प्रमुख विधियां मोंटेसरी के शिक्षण पद्धति में आती हैं। तो यहाँ पे हमारा 5वां ऑप्शन सही होगा क्योंकि दो विकल्प सही हैं, दूसरा और तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। स्त्री शिक्षा की जब बात आएगी तो सबसे पहले जनक के रूप में ज्योतिबा फुले का नाम आता है क्योंकि ज्योतिबा फुले ने ही सबसे पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और जब इन्हें कोई शिक्षिका नहीं मिली थी पढ़ाने के लिए बच्चियों को, तो इन्होंने अपनी पत्नी को ही उस लायक बनाया और इस प्रकार सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला अध्यापिका थी। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग को दिए गए बयान में सरकार से क्या मांग की थी? उनकी जो डिमांड्स थी वो क्या थी? तो पहला है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार की मांग, शिक्षकों के वेतन में अपेक्षाकृत सुधार की मांग, शिक्षा में केवल उच्च वर्णों के हितों की मांग, ये तो बिल्कुल गलत है। उच्च वर्णों के हित की मांग इन्होंने नहीं की। दलितों एवं समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा से दूर रखने की मांग, ये भी गलत ऑप्शन है। पहला और दूसरा सही है। इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार होना चाहिए क्योंकि प्राथमिक शिक्षा शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, ये जड़ है, बेस है। अगर यही कमज़ोर हो जाएगा तो आगे वो नींव अगर कमज़ोर हो गई तो इमारत कमज़ोर पड़ जाएगी। और साथ ही इन्होंने कहा कि शिक्षकों के वेतन में भी अपेक्षाकृत सुधार हो, शिक्षकों को इतना वेतन मिल पाए कि वे तनाव मुक्त होकर के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें। तो ये दो प्रमुख मांगे थी ज्योतिबा फुले की। यहाँ भी 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब देखिए, इसमें बहुत ही ध्यान से केयरफुली ऑप्शंस को पढ़ना है और अगर आप कंफर्म है कि 2 ऑप्शन में से सही है तो 5वें ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं, गलत हैं? वे सन 1957 से 62 ईस्वी तक बिहार के राज्यपाल रहे, ये सही कथन है। वे 1948-49 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, ये भी सही है। ये भी नहीं, ये असत्य है। तीसरा है कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये असत्य कथन है।
उनकी मृत्यु भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई, ये सही कथन है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा ये दो असत्य कथन है डॉक्टर जाकिर हुसैन के संदर्भ में। देखिए 1948-49 में वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, ये गलत कथन था उनके बारे में। और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी गलत, क्योंकि उन्हें जीवित रहते हुए, मरणोपरांत नहीं बल्कि जीवित रहते हुए, जब वे जीवित थे उसी समय उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो देखिए जे कृष्णमूर्ति, इनका भी शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा इनके जो किताबें हैं या इनका जो वर्णन दिया गया है सिलेबस के अंदर, डीएलएड के बुक के अंदर, तो बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं है, एक संक्षिप्त रूप में इनका जिक्र आता है। और इनको मनुष्य एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इन्होंने जो चीज़ें कही हैं, और इनके अनुसार मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्मप्रज्ञ निर्भर बनाना, ये कुछ ज्ञान की बातें, उपदेश की बातें, इस प्रकार की बातें इनकी देखने को मिलती हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को आलोकित करती है, और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी जे कृष्णमूर्ति का ही कथन है। चौथा ऑप्शन सही है। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा इस विश्वास की पुष्टि करती है कि शिक्षकों को अपने दृष्टिकोण में दृढ़ रहना होगा और आज की दुनिया में बच्चों को सजा का उपयोग किए बिना नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को सजा देने के पक्ष में नहीं है, समस्या के समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर देता है। ये सही कथन है। प्रगतिशील शिक्षा इससे सहमत है, समस्या के समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर देता है। अनुकूलन और सुदृढ़ीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है, तो सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत पर भी आधारित नहीं है, यह लचीलापन इसमें होता है। पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित है, नहीं, पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डेवी दर्शन के किस शाखा के विचारक हैं? तो जॉन डेवी की जब बात आएगी तो आप हमेशा प्रयोजनवाद के साथ जाइएगा। प्रयोजनवाद शाखा के विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या विकास क्या है? पाठचर्या विकास क्या है? विषय वस्तु विकास, उद्देश्य में परिवर्तन, योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन, पाठ्यक्रम और अध्ययन सूची की तुलना। देखिए पाठचर्या विकास पाठ्यक्रम से ऊपर होता है ना, पहले पाठचर्या उसके बाद पाठ्यक्रम है। तो पाठचर्या विकास में योजना है, कार्यान्वयन है, मूल्यांकन, ये तीनों ही चीज़ें हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पाठचर्या विकास प्रक्रिया के 4 आवश्यक चरण हैं। पहला है योजना, पहले योजना बनाना, जैसे कि आप देखते हैं कि शिक्षा नीति आती है ना, जैसे अभी वर्तमान समय में शिक्षा नीति 2020 के ऊपर काम हो रहा, योजना तैयार कर दी गई है। अब इसके बाद विषय वस्तु और विधियाँ, ये अभी प्रोसेस में है। इन फ्यूचर अगले साल में हो सकता है कि ये कंप्लीट हो जाए, तो हमें नया एनसीएफ देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका कार्यान्वयन होगा, इसे विद्यालय स्तर पर लागू किया जाएगा और फिर इसका मूल्यांकन होगा और रिपोर्टिंग होगी। वो अंतिम चरण है, लर्निंग आउटकम। तो इस प्रकार से पाठचर्या विकास प्रक्रिया के 4 आवश्यक चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? छात्रों का व्यक्तित्व विकास हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए क्या अनिवार्य किया गया विद्यालय के अंदर, विद्यालय पाठचर्या में क्या शामिल किया गया है? ऑप्शंस है, पाठ्येतर गतिविधियाँ, वाद विवाद प्रतियोगिता, पाठ्यक्रम पर विशेष बल, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, पाठ्येतर गतिविधियाँ, जिसे हम लोग पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं। तो पाठ्येतर गतिविधियों में पढ़ने के अलावा बच्चों के अन्य व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। वो किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट लेता है, खेलकूद में उसका क्या परफॉर्मेंस है, विद्यालय प्रतिदिन आने में उसकी क्या स्थिति है,
साफ सफाई रखने में क्या उसकी स्थिति है ना, हम उसके सर्वांगीण पहलुओं पे उस ध्यान देते हैं, फोकस रखते हैं और उसके अनुसार से उसका मार्किंग भी होता है। सीसीई में, प्रगति पत्रक में ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। तो बिल्कुल सही कथन है ना। जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, जब हमारा मस्तिष्क विकसित होगा, तभी हम कल्पना करने में सक्षम होंगे, चीज़ों को याद रख पाने में सक्षम होंगे, किसी चीज़ के ऊपर विचार कर पाने में सक्षम होंगे, निरीक्षण कर पाने में सक्षम होंगे, है ना। तो ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है, हमें असत्य कथन ढूंढना है। दूसरा है कि भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, ये भी बिल्कुल सही है। भाषा का विकास हमारे संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। तीसरा है कि भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। नहीं, ये गलत है। विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से नहीं होता है, इसका अलग अलग आयु स्तरों में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे जब शैशवावस्था होती है किसी भी व्यक्ति की, तो उस समय सीखने की गति सबसे तीव्र होती है, और जैसे से इंसान की आयु बढ़ती है सीखने की गति घटती है, क्योंकि वो बचपन में बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है ना। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी असत्य कथन को ही ढूंढना है। संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, ये भी सही है, ये सही कथन है, क्योंकि संस्कृति का हस्तांतरण समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में ही हम अपनी संस्कृति को अपनी आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंपते जाते हैं। समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जन संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। ये तो बिल्कुल सही कथन है। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है, ये गलत है। पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है। जिस प्रकार की परिवेश में, जिस प्रकार के सामाजिक आर्थिक स्थिति में बच्चे को रखा जाएगा, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। समाजीकरण का कार्य समाज में रह कर के ही संभव है, समाज से अलग कर रह कर के नहीं। ये चौथा ऑप्शन भी हमारा सही कथन में आएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के किस मनोसामाजिक अवस्था को स्कूल की अवस्था कहा गया है? तो एरिक एरिक्सन की अवस्थाएं हैं, है ना, उसमें श्रम बनाम हीन भावना की जो अवस्था है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, इस अवस्था को स्कूल की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन एरिक्सन के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? प्रत्येक मनोसामाजिक संकट धनात्मक तथा ऋणात्मक तत्वों से युक्त होते हैं, ये सही है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों के बीच बैलेंस बनता है, तो ये सही कथन है। हमें ढूंढना जो सही नहीं है। प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में उत्पन्न संकट का निराकरण आवश्यक है। ऐसा न होने पर अगली अवस्था में अपेक्षित विकास की संभावना कम हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। एरिक्सन कहते हैं कि अगर किसी मनोसामाजिक अवस्था में किसी बच्चे के मस्तिष्क में या उसके व्यवहार में कोई संकट है, तो उसका निराकरण करना वहीं पे आवश्यक हो जाता है, नहीं तो ये फिर आगे की अवस्थाओं को भी प्रभावित करता है। ठीक है, प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था का निर्माण उसके पूर्वावस्था में हुए विकास से संबंध होता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। विकास का क्रम क्या हुआ, एक दूसरे से जुटा हुआ है। अगर एक भी गड़बड़ाता है तो फिर आगे का भी गड़बड़ा जाएगा। प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था एक दूसरे से भिन्न है एवं इसका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, यही कथन गलत है ना। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आसान सा सवाल है। लगाव का सिद्धांत दिया जॉन बॉल्बी ने, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि जॉन बॉल्बी के लगाव के विकास की किस अवस्था में शिशु अपनी माँ या पालनहार को पहचानने लग जाता है? तो माँ या
अपनी पालनहार को पहचानने वाली अवस्था है लगाव निर्माण की प्रक्रिया अवस्था। लगाव निर्माण की प्रक्रिया अवस्था। चलिए, निम्न में से क्या संवेग नहीं है? संवेग और मूल प्रवृत्तियाँ, इसकी सूची दी गई है डिटेल क्लास में। तो यहाँ पे बताइए, भय, क्रोध, पलायन, करुणा, इनमें कौन संवेग नहीं है? जिसमें सही ऑप्शन क्या है? पलायन। नेक्स्ट, भालू देखकर बच्चे के डर का क्या कारण है? भालू को देखकर के बच्चा डर जा रहा है, उसका कारण क्या? दैहिक परिवर्तन, दैहिक प्रतिक्रिया, संवेग, डर। तो इसका सही ऑप्शन संवेग, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? मैकडूगल ने ही वो लिस्ट बनाया था जिसमें मूल प्रवृत्ति का संवेग से संबंध दर्शाया गया है। प्रत्येक संवेग जो है मूल प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। किससे है? आश्चर्य से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? तो जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा जो मनुष्य के अंदर स्वभावतः होती है, उसके लिए उसे बाहर से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। जैसे भूख, ये जन्मजात है, जैसे ही हमारा पेट खाली हो जाता है भूख लग जाती है। प्यास, जस्ट, काम, ये भी जन्मजात या स्वाभाविक अभिप्रेरणा है। उपलब्धि की आवश्यकता, ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। ये हम बाहर से एफर्ट लगाते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ सही है। 7 से 11 वर्ष की आयु के दौरान प्रमुख विशेषताएं और विकास परिवर्तन क्या है? इस स्तर पर बच्चे अहंकारी होते हैं और चीज़ों को दूसरे के नज़रिए से देखने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके कार्यों से उनके आसपास की दुनिया में चीज़ें हो सकती हैं। उनकी सोच अधिक तार्किक और संगठित हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत मूर्त होती हैं। एक सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी के लिए निगमनात्मक तर्क या तर्कशास्त्र का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए, निगमनात्मक तर्क या तर्कशास्त्र को शुरू करना, ये 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। ठीक है, और यहाँ पे है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। और पियाजे के सिद्धांत की अवस्था के अनुसार से देखें, पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए, तो उसमें ये तीसरा चरण में आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा तीसरा सही होगा, कि उनकी सोच अधिक तार्किक और संगठित हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत मूर्त होती है। ठीक है, बहुत मूर्त होती है, मूर्त रूप में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था के अनुसार बच्चे नियमों को दुनिया के ना बदलने वाले गुणधर्म मानते हैं? बच्चे किस अवस्था में होते हैं तब वे जो नियम है उनको दुनिया के ना बदलने वाले गुणधर्म मानते हैं, किसको बदला ही नहीं जा सकता है। यही सही है। ये प्रायत्त नैतिकता की अवस्था होती है। ठीक है, प्रायत्त नैतिकता की अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कुहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो बच्चा ये समझ रहा है कि दवाई की चोरी करने पर हिंज को पकड़ लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, तो वह निश्चित रूप से दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था के अंतर्गत आ रहा है। कुहल वर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर और कितने चरण हैं? आसान सा सवाल है। नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण उन्होंने दिए। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, ये 3 स्तर हैं। और फिर प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण हैं। वो आप डिटेल क्लास में देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा आंसर 3 और 6, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा हेतु समेकित बाल विकास सेवा
ICDS से जुड़े घटक में शामिल नहीं है? आंगनवाड़ी शामिल है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO शामिल है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल है, जीविका समूह शामिल नहीं है। जीविका समूह को कोई लेना देना इससे नहीं है, चौथा ऑप्शन सही है। भारत में ECCE का मतलब क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई? बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से, बिल्कुल सही कथन है। बच्चों के कौशल विकास के उद्देश्य से, अभी छोटा सा बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में कौशल विकास करके क्या करेगा, ये गलत कथन। भारत में कुपोषण दर को कम करने के उद्देश्य से, ये बिल्कुल सही कथन है। कुपोषण के दर को कम करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। जीविका समूह को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से, जीविका समूह इस चीज से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन सही हैं, पहला और तीसरा। तो हम पांचवा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो दो विकल्प सही हैं। चलिए अगला सवाल लेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभ के 5 वर्षों के लिए एक नवीन शैक्षिक रूपरेखा तैयार की गई है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? अभी मैं जस्ट इसकी चर्चा कर रहा था, ECCE, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल के रूप में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल के रूप में दूसरा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन एक सूक्ष्म गतिक कौशल है? फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल। पेड़ पर चढ़ना, ये स्थूल गतिक कौशल है। जब शरीर के अंगों का विकास हो रहा हो तो उसको हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। दौड़ना, चित्रकारी करना, ये फाइन मोटर स्किल है। सूक्ष्म गति कौशल, इसमें सूक्ष्म, यहाँ पे मस्तिष्क का एवं हाथों का संयोजन बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है और सूक्ष्म चीज़ें घटित होती हैं। ठीक है, गेंद खेलना ये स्थूल गति कौशल का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से कौन ECCE पाठचर्या का लघु उद्देश्य नहीं है? देखिए ECCE की जो पाठचर्या उसके दो उद्देश्य हैं, एक दीर्घ उद्देश्य है और एक लघु उद्देश्य है। तो लघु उद्देश्य कौन नहीं है? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, सर्वांगीण समेकित तथा इष्टतम बाल विकास प्राप्त करना, ये दीर्घ उद्देश्य है, ये बड़े पैमाने का उद्देश्य है। ठीक है, सर्वांगीण समेकित तथा इष्टतम बाल विकास प्राप्त करना। नेक्स्ट है दिव्यांगता अधिकार विधेयक 14 दिसंबर 2016 को पारित हुआ, जिसके अनुसार निःशक्त जन अधिनियम 1995 की 7 प्रकार की बाधाओं को बढ़ाकर के कितना किया गया? निःशक्त जन अधिनियम 1995 में दिव्यांगता के 7 प्रकार थे, जिसको 2016 में बढ़ा करके 21 कर दिया गया। तीसरा ऑप्शन सही है। पठन वैकल्य या पढ़ने की अशक्तता क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया। आसान सा सवाल है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट, किसी खास संस्कृति या समाज विशेष के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु जिनका उपयोग वर्ग में प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा अधिगम के लिए किया जाता है, ये क्या कहलाता है? ये शिक्षण अधिगम सामग्री से लिया गया प्रश्न है और इसके बारे में मैंने डिटेल क्लास में बिल्कुल समझाया है, बताया है। इसको कहते हैं रेआलिया। क्या कहते हैं? रेआलिया कहते हैं। ये रियल वर्ड से बना है, रियल में आइए जोड़ दीजिए, रेआलिया हो जाता है। क्योंकि ये वास्तविक वस्तु होती हैं, इसीलिए इसको रियल शब्द से बनाया गया है। RTE 2009 का भाग 4 किससे संबंधित है? RTE एक्ट सबको उपलब्ध होगा ही, आप सब लोग उसके प्रमुख बिंदुओं को बिल्कुल ध्यान में रखें। और यहाँ पे भाग 4 किससे संबंधित है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो भाग 4 विद्यालयों एवं शिक्षकों के दायित्व से संबंधित है, याद रखेंगे इसको। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप, बच्चे को परिवेश के अनुरूप, परिवेश को परिवार के अनुरूप, या फिर बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप।
तो यहाँ पे देखिए, समावेशी शिक्षा मान करके चलती है कि हमें जो व्यवस्था है, हमारी जो व्यवस्था है उसको हमारे बच्चे के अनुरूप बदलना है ताकि बच्चे अधिकतम सीख सकें। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? तो कला को शिक्षण शास्त्र का एक टूल माना गया है। टूल का मतलब औजार माना गया है, जो विभिन्न प्रकार के विषयों को सिखाने में सहायक हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कला के संदर्भ में सही नहीं है? कलाएं नवीन या अभिनव प्रक्रियाओं का सृजन करती हैं। ये बिल्कुल सत्य कथन है। कला वंचित समूह के विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने में सहायता करती हैं। सही कथन है। कला केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास करती है। यहाँ पे केवल लगा दिया। केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास नहीं करती है, कला का अन्य क्षेत्रों का विकास भी कला के द्वारा होता है। जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र के अलावा भावात्मक क्षेत्र का भी विकास होता है, मनोचालात्मक क्षेत्र का भी विकास होता है। कला समेकित शिक्षा विद्यार्थियों की उपस्थिति सुधारने में सहायता करती, बिल्कुल सुधारती है ये। यहाँ पे 3 कथन सही हैं, जबकि तीसरा जो कथन है वो सही नहीं है, और यही हमारा सही ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन सही है। प्राथमिक स्तर पर कला समेकित अधिगम का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पे स्तर ध्यान में रखेंगे, समावेशी वातावरण में रहना सीखना ये उद्देश्य है। अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना ये भी उद्देश्य है। अवधारणाओं के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का पता लगाना ये उद्देश्य नहीं है। ये उच्च स्तर पर उद्देश्य होगा इसका, प्राथमिक स्तर पर नहीं होगा। सीखने के लिए आनंद और उत्सुकता का अनुभव करना ये सही है। तो तीसरा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये उद्देश्य नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? शिक्षक की कक्षा में भागीदारी कम हो जाना, यही तो असत्य कथन है। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण का हमें ये तात्पर्य नहीं लगाना चाहिए कि शिक्षक का कक्षा में भागीदारी कम हो जाता है, बल्कि और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चों को विभिन्न प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, और प्रोजेक्ट बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर निगरानी करनी पड़ती है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आप करवा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के खेल करवा रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे सुस्त पड़ गए थोड़े से भी, तो बच्चों का जो सीखने का तारतम्य है वो टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCF 2008 शिक्षण की किस प्रणाली पर आधारित है? तो देखिए, BCF और NCF ये दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, यानी कि रचनावाद को सपोर्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है समय पालन और सत्यवादिता, ये भी सही हो सकता है। सामग्री में श्रेष्ठता प्राप्त करना, ये भी सही हो सकता है। सामग्री में श्रेष्ठता और प्रतिक्रियाशील, ये भी सही हो सकता है। सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना, ये भी सही हो सकता है। तो क्या हम इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक लगा सकते हैं? अब यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। अब देखिए, इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बाकी के 3 ऑप्शन ऑलरेडी समाहित हो जाते हैं। चौथा जो ऑप्शन है कि सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना, तो सामाजिक वृत्ति का होना इसका मतलब है कि समय पालन का होना, सत्यवादी होना, ये सब गुण तो सामाजिक वृत्ति में ही होगा। तो जो ऐसा ऑप्शन हो जो बाकी के छोटे छोटे ऑप्शंस को अपने अंदर समेटे हुए रहे, एक बृहत ऑप्शन हो, हमको उसके साथ जाना होगा। तो ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा ही। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्थितिजन्य नेतृत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हर्षी तथा ब्लैंचर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRC एवं BRC के संदर्भ में NCF 2005 का क्या निर्देश है? इनका कार्य केवल प्रशासनिक भूमिका निर्वहन है? नहीं। इनका कार्य केवल विद्यालय से वांछित आंकड़ों का संग्रहण करना है? नहीं।
इन्हें शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में कार्य करने के लिए स्वायत्तता दी जाए, बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 ये कहता है। इनका कार्य विद्यालयों के अकादमिक मदद का है, ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा ये दो कथन सही है। तो हमारे पांचवें ऑप्शन के साथ हमें जाना होगा, है ना, पांचवा ऑप्शन। प्रखंड संसाधन केंद्र में प्रखंड साधन सेविका यानी कि बीआरपी का चयन किसके द्वारा होता है? जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, जिला पदाधिकारी के द्वारा या फिर डाइट के द्वारा? जिसका सही ऑप्शन है डाइट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीईआरटी के प्रमुख कार्य में शामिल नहीं है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, ये शामिल है, प्रमुख कार्य एससीईआरटी का है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का समग्र प्रबंधन करना, ये भी एससीईआरटी का प्रमुख कार्य है। पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, उपलब्ध कराना, ये तो बिल्कुल है ही, है ना। जितनी भी पुस्तकें हमारे सरकारी विद्यालयों में चलती हैं वो एससीईआरटी के द्वारा ही लाई जाती हैं। मूल्यांकन हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराना, ये एससीईआरटी का काम नहीं है, ये बीएसईबी का काम है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसके लिए अलग से एक संस्था बनाई गई है जो मूल्यांकन हेतु परीक्षाओं का आयोजन करवाती हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबोस बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई थी, याद रखेंगे इसको। एनसीईआरटी की प्रमुख पत्रिकाएं हैं, इंडियन एजुकेशन रिव्यू है, जनरल ऑन इंडियन एजुकेशन ये भी हैं, स्कूल साइंस ये भी हैं, प्राथमिक शिक्षक ये भी है, तरंग नहीं है, एबीसीडी। तो एबीसीडी कौन से ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन में। चलिए पहला ऑप्शन में टिक लगाइए, सही हो जाएगा। सीबीएसई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, ये सही है। निजी विद्यालयों को उचित मापदंडों के आधार पर संबद्धता देना, ये भी सही है। देश में निजी शिक्षा को बढ़ावा देना, ये गलत है। नवोदय एवं केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं का आयोजन करवाना, ये भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये गलत है। निम्न में से कौन एक दृश्य सामग्री है? टीएलएम के कई प्रकार हैं, उसमें दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, है ना, प्रक्षेपी सामग्री, बहुत तरह के सामग्री हैं। वो हमारा टीएलएम वाला एक स्पेशल क्लास है, इस पे आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रेडियो क्या है? तो रेडियो एक श्रव्य सामग्री है ना। ऑडियो, इसको ऑडियो एड कहते हैं क्योंकि हम इसमें केवल सुन सकते हैं। टेलीविज़न क्या है? तो टेलीविज़न श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड है क्योंकि हम इसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सेक्सटेंट ये है दृश्य सामग्री क्योंकि हम इसकी सहायता से केवल देख सकते हैं, ठीक है। क्षेत्र भ्रमण, तो क्षेत्र भ्रमण में तो हमारे अन्य ज्ञानेंद्रियों का भी उपयोग हो जाता है और इसको शिक्षण का सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है क्षेत्र भ्रमण को, फील्ड ट्रिप को। तो सेक्सटेंट यहाँ पे सही आंसर होगा। ये देखिए सेक्सटेंट का ये चित्र है, यह एक दृश्य सामग्री है जिसका उपयोग मुख्य रूप से भूगोल व गणित में आंखों के स्तर पर बने कोण को मापने में किया जाता है। एक समावेशी कक्षा वह है जहां समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। अध्यापक प्रत्येक अधिकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु प्रवेश का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल सटीक और सही ऑप्शन है। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले, ये गलत कथन है। विद्यार्थी का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं, ये भी गलत कथन है। दूसरा ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा सटीक और सबसे ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना में लिंगानुपात 2001 की तुलना में 927 से घट करके 927 से घट करके 914 रह गया। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्न में से क्या हो सकता है? तो इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण है लैंगिक भेदभाव। और देखिए स्त्री शिक्षा में कमी भी इसी के अंतर्गत चलाएगा,
स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य भी इसी के अंतर्गत चला आएगा, क्योंकि हम लैंगिक भेदभाव के कारण स्त्री शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, है ना। ये सब लैंगिक भेदभाव में ही चला आएगा। पहला ऑप्शन सही है। जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, याद रखेंगे। जेंडर क्या है? सामाजिक संरचना है। शिक्षक वृत्तिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक अपने कार्यों को निरंतर विश्लेषित करता रहता है तथा इससे प्राप्त अनुभवों से स्वज्ञान का संवर्धन भी करता है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18। किसमें है? 14 से 18 में। भाग 3 में 14 से 18 में समता का अधिकार वर्णित है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को गणित की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए तैयार करना। बिल्कुल गलत कथन। गणित की परीक्षा में ढेर सारा नंबर ले आए, ऐसा एनसीएफ का लक्ष्य नहीं है। बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना, ये सही कथन है। बच्चों में गणितीकरण की क्षमता है, वे चीज़ों को गणित की दृष्टि से देखना शुरू करें, उनमें गणितीकरण का विकास हो। गणित में अपने से ऊंचे वर्ग के सवालों को हल करने के योग्य बना देना, ये भी गलत कथन है। जीवन की रोजमर्रा की गणितीय समस्याओं के हल के लायक बनाना, ये सही है। ये उद्देश्य है। एनसीएफ का कहना है कि बच्चों को हम इस लायक बना दें कि उनके दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं गणित संबंधी, वे उन समस्याओं को हल कर सकें। और इसीलिए ईसीसी की अवधारणा लाई गई, एफएलएन की अवधारणा लाई गई, है ना। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहा है, दूसरा और चौथा। तो हम 5वें ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो रहे हैं। बीसीएफ 2008 इनमें से किन परिवर्तनों को संदर्भित नहीं करता है? तो बीसीएफ 2008 में जो परिवर्तन है उसकी एक सूची तैयार करके मैंने दी है डिटेल क्लास में। तो शिक्षण से अधिगम को संदर्भित करता है। अध्यापक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित को ये भी संदर्भित करता है। सिर्फ पाठ्य पुस्तकों से सीखना को विविध संभव स्रोतों से सीखना, ये भी सही है। शिक्षार्थी स्वायत्ता से अध्यापक निर्देशित कक्षा को, ये गलत है, बल्कि उल्टा है। अध्यापक निर्देशित कक्षा को शिक्षार्थी स्वायत्ता से ये संदर्भित करता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 ने गणित में ठोस व्याख्या के साथ संकेतों के प्रयोग की अवस्था निर्धारित की है, वह अवस्था कौन सी है? तो यह अवस्था है 8 से 12 वर्ष की अवस्था। देखिए, गतिविधियों का चयन बच्चों के सीखने की विभिन्न अवस्थाओं पर आधारित है और बीसीएफ 2008 का अपना एक पैरामीटर है और उस पैरामीटर में इन्होंने शैशवावस्था को 0 से 5 वर्ष की अवस्था को माना है, आंतरिक अनुभव की अवस्था को 5 से 8 वर्ष की अवस्था को माना है, ठोस व्याख्या के साथ संकेतों के प्रयोग की अवस्था को 8 से 12 वर्ष की अवस्था में माना है और अमूर्त तथ्यों की तार्किक अवस्था को 12 से 18 वर्ष की अवस्था में माना है। तो बीसीएफ 2008 का ये अलग पैरामीटर है, ये कहीं और देखने को आपको नहीं मिलेगा। बीसीएफ 2008 के अनुसार विवरणों की स्मृति को परीक्षाओं में अधिक अंक देकर पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन यह शिक्षार्थियों के विश्लेषण कौशल को क्या करता है? दृढ़ करता है, कमजोर करता है, मजबूत करता है, विशिष्ट करता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि कमजोर करता है। केवल हम बहुत सारा अंक दे करके बच्चों को वास्तव में उसे कमजोर कर रहे हैं। विश्लेषण कौशल को हम नहीं परख पा रहे हैं, उसके विश्लेषण कौशल को हम कैसे परख पा सकते हैं? उसके लिए हमें गतिविधि आधारित परीक्षाएं लेनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है ना। आप देखेंगे कि 3, 4, 5 इनमें साइंस और सोशल साइंस का अलग अलग सेपरेट बुक नहीं है, एक ही बुक है पर्यावरण अध्ययन का और पुस्तक का नाम क्या है? पर्यावरण और हम। तो यह विज्ञान शिक्षण का कैसा उपागम है?
अध्यापक केंद्रित, अनुशासनिक, एकीकृत, सामान्य। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर 3 होगा। एकीकृत उपागम है। एकीकृत उपागम के तहत ही एक विषय के रूप में दोनों को मर्ज करके पढ़ाया जा रहा है। आखिरी सवाल आ गया है इस मैराथन क्लास का। सवाल है कि हर शिकार छूट गया इसमें। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षिक प्रभावशीलता का सिद्धांत एडगर डेल ने दिया है। एडगर डेल का अनुभव शंकु, आप इसे भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एडगर डेल 27 अप्रैल 1900 इनका जन्म हुआ था। 8 मार्च 1985 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक अमेरिकी शिक्षाविद थे। इन्होंने शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का सिद्धांत दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत को एक शंकु के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे एडगर डेल का अनुभव शंकु कहा जाता है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहा जाता है, या इसको लर्निंग पिरामिड भी कहते हैं। और इसमें इन्होंने कहा कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं 2 सप्ताह के बाद उसका केवल 10% याद रख पाते हैं। जो हम देखते हैं, यहाँ देखिए इसका सब कुछ दिया हुआ है। 10% ऑफ व्हाट वी रीड, जो हम पढ़ते हैं 2 सप्ताह के बाद उसका 10% याद रह पाता है। 20% ऑफ व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं उसका 20% याद रह पाता है। 30% ऑफ व्हाट वी सी, हम लोग जो देखते हैं, अगर किसी बच्चे को आप स्मार्ट क्लास में कोई कहानी दिखाते हो 2 सप्ताह के बाद उसको उसका 30% हिस्सा याद रहेगा। 50% ऑफ व्हाट वी सी एंड हियर, सॉरी यहाँ स्मार्ट क्लास की जो बात होगी तो स्मार्ट क्लास में देखना भी होगा और सुनना भी होगा, तो उसका 50% हिस्सा याद रह जाएगा। केवल अगर दिखाते हैं, कोई चित्र दिखा करके बच्चों को कोई चीज़ समझाते हैं तो उसका 30% हिस्सा याद रहेगा। 70% ऑफ व्हाट वी से, हम लोग जो कहते हैं अगर डिस्कशन में भाग ले रहे हैं तो उसका 70% हिस्सा याद रहता है। 90% ऑफ व्हाट वी से एंड डू, जो हम लोग करते हैं प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष अनुभव अगर करते हैं, जैसे डूइंग ए ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, अगर किसी बच्चे को अभिनय करने के लिए दिया जाता है, या सिमुलेटिंग द रियल एक्सपीरियंस, वास्तविक अनुभव से उन्हें प्रत्यक्ष कराया जाता है, जिसमें फील्ड ट्रिप्स आते हैं, क्षेत्रीय परिभ्रमण आता है। इसलिए मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना आती है, साल में एक बार बच्चों को किसी ऐतिहासिक स्थल पर ले जा करके घुमाया जाता है, ताकि बच्चे वास्तविक रूप में उन चीज़ों को देख सके, सीख सके उसके बारे में, और वो जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी जो मेमोरी हो जाएगी वो बहुत समय तक याद रहेगी। उसका 90% हम 2 सप्ताह के बाद याद रखते हैं। डूइंग द रियल थिंग, जो वास्तव में अगर हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं बच्चों से साइंस में, तो अगर बच्चा खुद से वो कर रहा है तो उसका 90% हिस्सा उसे वो याद रहेगा। तो दिस इज द कोन ऑफ लर्निंग विच हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय एडगर डेल। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और आज के इस क्लास में मैराथन क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कुल 150 प्रश्नों में आपको बहुत सारे प्रश्न बहुत आसान भी लगे होंगे, कुछ प्रश्न कठिन भी लगे होंगे। तो कुल मिलाकर के आपको ये सेट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे भी इसी तरह की क्लास चलाने का मैं प्रयास करता रहूँगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।